हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप हिंदी में 95% जरूर लाओगे। 100 में 95 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। ठीक है, आपका इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी का 70 में 70 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक महा मैराथन वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाया है। आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं क्लास 10 हिंदी के, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, ठीक है, एंड महत्वपूर्ण पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आप लोगों का हिंदी में जो है 70 में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा और आप भी 95% जरूर लाओगे हिंदी में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पेपर में धुआं धुआं उड़ा देना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप हिंदी का टॉपर जरूर बनोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर भी कर देना, और अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न को। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी प्यारे साथी कक्षा 10 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सन 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण हिंदी की बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको कवर किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 20 अंक एकदम पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एकदम लास्ट तक, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। 1 के लाइक इसमें चाहिए, और कमेंट भी कर दीजिएगा। मेरा नाम मिलन मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। प्यारे साथी, यहाँ पर पहला प्रश्न है, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबको बहुत दिक्कत होती है। आपको पता होगा कि 20 अंक के अब हो गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिन्हें हमें OMR सीट पर भरना होता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अंक कटते नहीं। अगर आपको राइट आंसर आता है तो 1 अंक का ये होता है, और आपको 1 अंक पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 कर दिए तो 20 अंक आपका पक्का हो जाएगा। एक भी अंक उससे नहीं कटने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया है राजस्थानी व ब्रज भाषा, राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा, या खड़ी बोली। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट है, क्योंकि हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम प्रयोग हैं वो राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिले। इसके बाद चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं प्यारे साथी। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन का है 1850 ईस्वी से, या खा कह रहा है 1900 से, या गा ऑप्शन कह रहा है 1938 ईस्वी से, और घा कह रहा है 1919 ईस्वी से। तो प्यारे साथी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 1850 ईस्वी से आपका क्या माना जाता है? वास्तविक इतिहास माना जाता है हिंदी गद्य का, और यही आपका राइट आंसर होगा। और ऐसे आप आंसर लगाते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका 1 अंक पूरा पक्का हो जाएगा। और इस 20 क्वेश्चंस में आपके 20 अंक, 30 क्वेश्चन मैंने बताए हैं इस वीडियो में, और जिसमें अगर 30 आप याद कर लेते हैं तो 20 अंक तो आपका कंफर्म ही हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी, अगर हम शुक्ल युग की बात करें तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। ऑप्शन नंबर ग आपका एकदम राइट है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन का है हरिकृष्ण प्रेमी, खा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद,
गा है विष्णु प्रभाकर या घा है मोहन राकेश। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक आप सभी को पता भी होगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आप क्या कीजिए कि जैसे ये लाइव वीडियो आ रही है तो जब तक मैं बताता हूँ ऑप्शन तब तक आप इसका राइट आंसर लिखकर भेज दिया कीजिए चैट सेक्शन में। मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि राइट है या रॉन्ग है। ओके, फिर बात करें तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? का रेती के रूप, फूल, खा छड़दा, गा हंस और घा ऑप्शन है आपका कादम्बनी। इसका राइट आंसर होगा छड़दा प्यारे साथी, क्योंकि महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो निबंध है वो है छड़दा। इसके बाद अगर हम बात करें कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जो मुंशी प्रेमचंद ने क्या की है? संपादन किया है उसका। ऑप्शन का कह रहा है मर्यादा और हंस, खा कह रहा है छाया और प्रभा, गा ऑप्शन कह रहा है सुधा और हंस और घा सरस्वती। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथी मर्यादा और हंस। मुंशी प्रेमचंद जी ने मर्यादा और हंस नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो इस ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 7 की, वो कह रहा है कि मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? यानी मेरा परिवार जो रेखा चित्र रचना है वो किसने लिखी है? ऑप्शन का कह रहा है प्रेमचंद, ऑप्शन खा कह रहा है लल्लू लाल, ऑप्शन गा कह रहा है महादेवी वर्मा, घा कह रहा है राम कुमार वर्मा। इसमें राइट आंसर की बात करें तो महादेवी वर्मा इसकी राइट आंसर होगी, क्योंकि मेरा परिवार जो कृत्य है उसकी रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रस मीमांसा, ये तो सबको पता होगा। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय हैं, कौन है? ऑप्शन गा कह रहा है भगवत शरण उपाध्याय और घा कह रहा है जयप्रकाश भारती। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट होगा। ऐसे ही आप अच्छे तरीके से अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया है और जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इसे आपने तैयार कर लिए हैं, तो फिर आपको इन 20 ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने आ गया है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन का कह रहा है मेरा जीवन प्रवाह, खा कह रहा है मन की बातें, ऑप्शन गा है मेरी असफलताएं या ऑप्शन घा कह रहा है नई पौध। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो बाबू गुलाब राय जी की जो रचना है इनमें से वो है मेरी असफलताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्यारे साथी ऑप्शन है का जैनेन्द्र, खा है एसपाल, गा है प्रेमचंद, घा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, जो कि है प्रेमचंद, क्योंकि सेवा सदन, गबन, गोदान ये सब किसकी रचना है? प्रेमचंद जी का रचना है और उपन्यास भी है। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो कह रहा है कि निम्न में से रीत काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला कह रहा है एक ऑप्शन नंबर का वीरगाथा काल, खा कह रहा है अलंकृत काल, गा कह रहा है श्रृंगार काल या कह रहा है विकल्प खा और गा दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है घा ऑप्शन, क्योंकि रीत काल को अलंकृत काल और श्रृंगार काल दोनों कहा गया है। तो हम यहाँ ये राइट आंसर होगा ऑप्शन विकल्प खा और गा दोनों राइट आंसर है। इसके बाद कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों पर टिक लगा आते हैं या दोनों भर आते हैं OMR सीट में। OMR सीट में आपको दोनों नहीं भरना है, जब ऑप्शन दिया गया है विकल्प खा और गा तो आपको यही भरना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है का आचार्य केशवदास, खा ऑप्शन कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और गा ऑप्शन कह रहा है आचार्य देव और खा कह रहा है भिखारी दास। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो प्यारे साथी रसिक प्रिया के रचनाकार की बात करें तो वो है आचार्य केशवदास जी। इसके बाद बात करें तो केशवदास जी की रचना कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम राइट आंसर की बात करें प्यारे साथी तो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना होगी और ये ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट होगा। अब चलिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन का कह रहा है रसराज, खा कह रहा है कवि प्रिया, गा कह रहा है गंगा लहरी
और घा कह रहा है क्या प्यारे साथी, शिवा बाउनी। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा लहरी, क्योंकि पद्माकर की रचना का नाम गंगा लहरी है। अगला प्रश्न इसी तरह पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है। तो आप सभी जानते हैं, अभी हमने बात की थी, तो पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं, आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो इसमें से राइट आंसर आपका होगा रीतकाल। आप चैट सेक्शन में आंसर दिया करिए पहले, जिससे आपको पता चले कि आखिर कौन होगा। तो आप अगर गलत आंसर देंगे तो पता चल जाएगा सही क्या है, और सही देंगे तो ये भी रहेगा कि आपको कितना आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिहारी किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल, रीतकाल, भक्तिकाल या आदिकाल। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो बिहारी हमारे रीतकाल के कवि हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि आधुनिक काल की समय अवधि कितनी है। तो प्यारे साथी एक ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920, 1919 से 1938 या 1843 से अब तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 1843 से अब तक क्या चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है प्यारे साथी कि भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन का है भक्तिकाल, खा है रीतकाल, गा है आधुनिक काल या घा है आदिकाल। तो भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को पता होगा भारतेंद्र युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक काल के ही लेखक थे, कवि थे। इसके बाद अगर हम बात करें अद्भुत आलाप किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन है, खा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और घा ऑप्शन है हरिऔध। तो इसका राइट आंसर होगा जो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अद्भुत आलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अब चलिए इसके बाद क्या होता है कि आपके व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। अब हम 10 व्याकरण के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं। इन्हें अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो इसमें से अधिक से अधिक प्रश्न, सब तो नहीं कह सकता, लेकिन अधिक से अधिक प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि जो ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं उन्हीं को हमने शामिल किया है। तो इस सारे प्रश्नों को आप एकदम रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करें तो कह रहा है हे जीवित तेज उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें कौन सा रस है। तो इसमें प्यारे साथी अगर हम रस की बात करें तो इसमें करुण रस है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो इसमें ही पता चल रहा है कि एक कठोर शब्द आया है। तो नींद कैसी घोर है, तो ये एक क्या है कि जीवतेश उठो उठो, किसी को जगाया जा रहा है। तो ये एक तरह का क्या है, करुण रस का उदाहरण है। प्यारे साथी आगे जब मैं आपको करुण रस के बारे में पढ़ाऊंगा तब आप एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आप इतना जानें कि ये करुण रस है, क्योंकि अभी करुण रस की क्लास आई नहीं है, रस अभी हमने पढ़ाया नहीं है। तो आप जानिए कि आखिर क्या रहेगा। आगे कह रहा है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तुन परिहरि रघुवर विरह, राव गयु सुरधाय। और प्रश्न संख्या 22 इसमें पूछा गया है कि कौन सा रस है। तो इसमें भी आपका करुण रस होगा प्यारे साथी, क्योंकि विरह की बात कही गई है और जहाँ पर विरह होता है वहाँ पर करुण रस होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 23 आपका कह रहा है कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। क्या कह रहा है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देशा। यहाँ पर देखिए बी हसे यानी हसे यानी हंसना, और इससे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हास्य रस है। प्यारे साथी कौन सा रस है, हास्य रस है। तो 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है प्यारे साथी।
इसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखो। ऑप्शन का कह रहा है भ्रांतिमान, खा कह रहा है रूपक, गा कह रहा है उपमा, घा कह रहा है उत्प्रेक्षा। तो भग्न विजय माला सी यानी माला से तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा प्यारे साथी, और यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहा गया है अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ये तो आप सभी जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आए हैं। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अन उपसर्ग लगा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द क्या बनेगा, अनुभाव, अनुचित, अनाचार या अनुचित। तो इसमें पूछा गया है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द कौन सा बनेगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथी अनुभाव। क्या राइट आंसर होगा? अनुभाव होगा। क्योंकि अनुचित क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है प्यारे साथी, अन धन उचित हो जाएगा ना, तो इसलिए अनुभाव ही होगा। अनुभाव आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सप्तऋषि का समास विग्रह क्या होगा। तो प्यारे साथी सप्तऋषि का समास विग्रह होगा 7 ऋषियों का समूह, यही आपका राइट आंसर होगा। चतुर्वर्ण में समास कौन सा होगा? इसमें चतुर मिस होता है 4, वर्ण मिस होता है रंग। 4 रंगों की बात कही गई है, यानी कि संख्या आया है, तो जब संख्या का प्रयोग होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें भीमार्जुन में कौन सा समास होगा। प्यारे साथी जब हम व्याकरण की क्लास जल्द ही चालू करने वाले हैं, उसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो इसकी चिंता ना कीजिए। जो कुछ भी डाउट है वहां पर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो उतना डिटेल में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता कि आखिर यहाँ पर द्विगु कैसे हुआ। बस ये जानिए जहाँ पर चतुर्वर्ण है, जहाँ पर संख्या की बात होती है, नंबर्स की बात होती है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। वैसे जब क्लास आएगी तो आपको सारे डाउट मैं क्लियर करा दूंगा। फिर है कि भीमार्जुन में समास कौन सा है। ऑप्शन का है द्विगु समास, खा है कर्मधारय, गा है द्वंद्व और घा है बहुव्रीहि समास। तो भीमार्जुन अगर इसका आप समास विग्रह करेंगे तो एक तो भीम है और दूसरा अर्जुन है, यानी ये कह रहा है भीम और अर्जुन, और जहाँ पर भीम और अर्जुन हो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि ये 2 शब्द हैं तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है कि बीच में और जरूर आता है, यानी 2 व्यक्तियों पर चर्चा होती है इसमें। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैंने कहा था 1 के लाइक, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और पढ़ते रहिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप भी हिंदी में 95% जरूर लाओगे अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश हैं एंड आपके पद्यांश हैं एंड आपके संस्कृत के गद्यांश हैं, संस्कृत के पद्यांश हैं, जीवन परिचय, निबंध, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो जरूर तैयार करके जाना। देखो गद्यांश में आपका क्या रहता है कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों का गद्यांश होता है, तो गद्यांश में यहां आप लोग देखो, सबसे पहले प्रश्न नंबर फर्स्ट आप लोगों से पूछेगा। जैसे आप लोग देखो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखो ये गद्यांश है। ठीक है, जैसे ये आप लोगों का गद्यांश फर्स्ट एंड जैसे आपका 2 गद्यांश दिया रहेगा, ये पहला है ये दूसरा है। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक सॉल्व करोगे आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। देखो इससे आपके रिलेटेड 3 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का लेखक और पाठ का नाम यानी कि संदर्भ लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा इसी गद्यांश से रिलेटेड। अगर आपने आंसर दे दिया 6 मार्क्स मिल जाएगा। सेम ऐसे ही पेपर आएगा, देख लो।
ऐसे गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, आपसे अंडरलाइन किया रहेगा। और देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, पेपर में भी आया हुआ है, पेपर है, ठीक है। तो ये ध्यान से आप लोग समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि कुसंग का ज्वर जो होता है वो सबसे भयानक होता है। तो नीचे अंडरलाइन है, ध्यान से समझना। यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब ये जो आपकी नीति है, सद्विधि है, उसी का नाश नहीं करता बल्कि आपकी बुद्धि का भी क्षय करता है। और किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये 6 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पक्का कर लो इसी टाइम। और अगर आप ये सही लिख कराओगे आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा रेखांकित, आपका दूसरा है, पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, या फिर लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखने के लिए आ जाएगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा है कुसंग का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले आप ये समझ लो, अगर मित्रता पाठ से आएगा तो ये समझ लेना कि हमारा मित्र या मित्रता शब्द जरूर आएगा। ये संगति, जो संगति होता है वो शब्द जरूर आएगा। जैसे ये संगत, संगत का मतलब होता है मित्र या मित्रता, ये चीज जरूर आएगा क्योंकि मित्रता चैप्टर में मित्र के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। एंड अब देखो आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। देखो संदर्भ लिखने में बच्चे गलती कर देते हैं। संदर्भ आपको सही तरीके से लिखना है, गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ब्लैक कलर से और अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। कलर पेन का यूज आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण जो हमारा ये देखो, इसका जो पाठ का नाम हमें लिखना है तो पाठ का नाम आप ब्लैक से लिखना, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये हाईलाइट हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, द्वारा लिखित, इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, द्वारा लिखित एवं जो हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, अब देखो ये हिंदी को भी आपको ब्लैक से लिखना है। जो चीजें मैं ब्लैक से लिख रहा हूं उसको ब्लैक से ही लिखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपकी कॉपी सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखेगी, ठीक है। हिंदी के जो गद्य खंड है, ये कौन सा खंड है? एक होता है गद्य खंड, एक होता है पद्य खंड। गद्य खंड में संकलित, अब मेन चीज आता है कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो सभी को पता है मित्रता, तो इसको भी ब्लैक से ही लिखना। थोड़ा सा ध्यान देना, जो चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे ले जाएंगी, ठीक है। नामक पाठ से लिया गया है। तो अगर आप इस तरीके से संदर्भ लिखोगे ना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। मतलब अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सही तरीका है बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखने का, ठीक है। अब आपको करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसे करने के लिए पहले 1-2 बार ध्यान से पढ़ लेना जो हमारा रेखांकित अंश है, यहां से लेकर यहां तक हमारा रेखांकित अंश है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो चलो हम लोग समझते हैं जो हमारा रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या आप लोग कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। उसको अच्छे से हेडिंग डाल के अंडरलाइन वगैरह कर लेना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो देखो शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान है। जो बुरी संगति वाले लोग होते हैं, जिनकी संगत अच्छी नहीं होती, ठीक है, बुरी संगति घातक बुखार के समान है, हानिकारक होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति जो भयानक बुखार या फिर ज्वर से ग्रसित हो जाता है तो वह उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो ज्वर है वो उसके शरीर और स्वास्थ्य दोनों को नष्ट कर देगा, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। और जो हमारा गलत संगति है वो आपका मतलब पूरा जीवन बेकार कर सकता है।
आप सक्सेस हो रहे हो, आपको नॉन सक्सेस बना देगा, एकदम बेकार कर देगा, आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुसंग का क्या प्रभाव है। कुसंग का क्या प्रभाव है? कुसंग का मतलब जो बुरी संगति वाले लोग हैं उनका क्या प्रभाव है। देखो, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। इसके साथ साथ वह नैतिकता तथा अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है और बुद्धि का भी क्षय करता है। जो आपकी नैतिकता है, आप अच्छी बातें सोच रहे हो तो आपका आचरण को बेकार कर देगा और आपकी बुद्धि को भी क्षय कर देगा। अब ये ऐसा लिखोगे आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये 6 मार्क्स का आता है। तो गद्यांश तो ऐसा सॉल्व करना ही करना है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश क्लास 10 हिंदी का। तो स्टूडेंट हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश आता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बिहारी जी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है क्लास 10 के लिए। लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत सलिलु मन सरोज बढ़ी जाए और घटत घटत सुना फिर घटे वरु समूल को हिलाए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ समझोगे तो देखो आपके जीवन से रिलेटेड है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब आपको 3 क्वेश्चन दे रहेगा। पहला, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ और व्याख्या, ये 2 नंबर देगा। मतलब पहले ही क्वेश्चन में आपको संदर्भ और व्याख्या दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या समझाया है, 2 मार्क्स, और संपत सलिल में कौन सा अलंकार है, 2 मार्क्स। 6 मार्क्स पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता और जितनी मेहनत करोगे उतना चमकोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संदर्भ के बारे में, फिर व्याख्या प्रसंग सब कुछ देखेंगे अच्छे से। बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखना है पूरी चीजों को समझेंगे। देखो सबसे पहले देखो संदर्भ। संदर्भ में क्या है, ये आपका जो बिहारी लाल जी का भक्ति और नीति चैप्टर है। तो भक्ति और नीति में 2 चीजें हैं, एक तो भक्ति है, भक्ति अलग है, नीति अलग है। तो ये नीति का शीर्षक है, नीति। ठीक है, भक्ति अलग है भाई, नीति अलग है, 2 शीर्षक है भक्त बिहारी जी की आपके क्लास 9 में। तो भक्ति वाला अलग है, नीति ये नीति में से है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे ये समझो। देखो जो हमारा एक दोहा है, क्या है, दोहा है, तो लिखो जो प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत दोहा कविवर। अब ये जो बिहारी लाल जी है ना, तो इसको ब्लैक से लिखना भाई। ठीक है, कि ये सब पता लगे कि भाई लेखक हैं या कवि हैं, चैप्टर का नाम है, कुछ तो अलग होना चाहिए ना, तो इसलिए ध्यान रखना। द्वारा रचित, अब ये जो है बिहारी लाल द्वारा रचित, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। क्या है, बिहारी सतसई, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना, इसलिए मैंने ब्लैक से लिख दिया है। ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को भी आपको ब्लैक से लिख देना है, मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि हिंदी का ये एक भाग है, हिंदी इसके पापा समझो, पिता, तो इसलिए इसको ब्लैक से लिखना है। ठीक है, कि काव्यखंड या पद्यखंड कह सकते हो, लेकिन काव्यखंड ज्यादा बेटर लगता है। काव्यखंड में संकलित, अब ये जो शीर्षक है वो भक्ति अलग है, नीति अलग है, तो नीति से है। ठीक है, नीति, या फिर भक्ति नीति एक साथ लिख दूं, ठीक है, तो भी अच्छा रहेगा। शीर्षक से लिया गया है। ये हो गया बच्चों आपका पहले जो हमारा प्रसंग है, सॉरी संदर्भ है। आप प्रसंग समझ लो। देखो प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया। जब धन बढ़ जाता है तो मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब आपके पास धन कम होता है तो मन भी आपका कम होता है, ज्यादा इधर उधर नहीं दौड़ता, सादा मन अच्छा रहता है। जब आपके पास धन ज्यादा हो जाएगा तो आपका मन भी थोड़ा बढ़ जाएगा और अच्छी अच्छी चीजों की ओर दौड़ेगा। जैसे पहले आप अच्छा थोड़ा कम ही अच्छा खाते थे, लेकिन जब पैसे हो गए तो 5 स्टार होटल में जाओगे, पिज्जा बर्गर सब कुछ खाओगे, क्योंकि भाई पैसे हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो देखो प्रस्तुत जो दोहे में कवि ने यही बताया कि धन के बढ़ने पर मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्याख्या समझ लो, बस अच्छे से समझ जाओगे। व्याख्या समझो। कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जो हमारा धन रूपी
जो मन है, जैसे हमारा धन रूपी, धन की तुलना मन से की गई है, तो धन रूपी जल से की गई है। और हमारा जो देखो यहाँ धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन की तुलना कमल से की गई है। ठीक है, कमल रूपी हमारा बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। जैसे किसी तालाब में कमल लगा हो, जल बढ़ जाए तो वो कमल बढ़ता चला जाता है, जितना जल बढ़ता जाएगा कमल बढ़ता जाएगा। लेकिन जब जल कम हो जाता है तो कमल छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज समझा रहा है कि धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, तब उसे कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, तो ये है हमारा व्याख्या। अब दो क्वेश्चंस हैं, उसको समझते हैं। कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है, और संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है, दोनों समझ लेते हैं अच्छे से। देखो स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन समझ लो। कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। अब कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है कि धन जो है, धन के बढ़ने के साथ साथ मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होता है। यही तो बताया है कि आपके पास जब धन बढ़ जाए तो मन पर नियंत्रण करो, कि मन को, धन को बचाओ। धन को बचाने का मतलब है मन को कंट्रोल में रखो, धन को बचा कर रखो, ताकि जब धन घट जाए ना तो आपको कोई कष्ट ना हो। तो ये हो गया पहला। दूसरा है, देखो संपत्ति सलिल में 2 बार सा आया है, एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो ये तो आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गद्यांश और पद्यांश। अब हम आते हैं संस्कृत के गद्यांश पद्यांश पर। देखो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का संस्कृत का गद्यांश आएगा, 5 मार्क्स का पद्यांश आएगा, यानी कि 5 प्लस, यानी कि 10 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग सोच नहीं सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है भी यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बताऊं कि ये बोर्ड एग्जाम में कब कब पूछा गया है तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे, कहोगे सर ये इतनी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा 2014 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, 2023 में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम ये लाए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखो ये वाराणसी चैप्टर से, वाराणसी चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति एत एवं संस्कृत भाषायाम संस्कृतम आलोका सर्वत्र प्रसिद्धः मुगल युवराजा दारासिको अत्यंत भारतीय दर्शनम शास्त्रम अत्यंत अध्ययनम आक्रोत सह तेसह ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत यत तेन उपनिषद एंड हमारा अनुवाद फारसी भाषा में कृता। ठीक है, ये संस्कृत है, संस्कृत मुझे थोड़ा कम ही आता है, बट बहुत ही बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी है, हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। इसमें कवि या लेखक नहीं होते, ये ध्यान रखना, कोई कवि या लेखक नहीं होता। इसमें आपका चैप्टर का नाम लिख देना, वाराणसी चैप्टर, जो भी चैप्टर हो, वाराणसी है या फिर भारतीय संस्कृति है या प्रबुद्धो ग्रामीणा है, कुछ भी है वो लिख देना बस। ठीक है, तो ये हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज के लिए संदर्भ लिखना ही पड़ता है, तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे आपका गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे जो हो। ठीक है, अब प्रसंग देख लो। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। देखो भाई इसमें आपका वाराणसी के बारे में ही बताया गया है, वाराणसी की चीजों के बारे में, वाराणसी के नदियों के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताया गया है। अब देखो अनुवाद में समझ लो, जो हमारा व्याख्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहां सीधा लिखा हुआ है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत केंद्र स्थली है। ऐसा नगरी यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला। इनका कहना है कि यहीं से जो संस्कृत है, संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। और मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, तो ये हमारा 5 मार्क्स का पद्यांश हो गया संस्कृत का, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जरूर जाना। ठीक है, अब हम आते हैं संस्कृत के पद्यांश पर, क्योंकि संस्कृत में भी पद्यांश आता है 5 मार्क्स का, गद्यांश आएगा 5 मार्क्स का, पद्यांश आएगा 5 मार्क्स का, दोनों इक्वल करोगे तो 10 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे।
तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। अब सबसे पहले संदर्भ लिखोगे, संदर्भ देख लो कैसे लिखना है स्टूडेंट। देखो जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है या प्रस्तुत श्लोक है, ये गद्यांश नहीं है, पद्यांश लिख सकते हो या फिर श्लोक लिख सकते हो, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो 5 मार्क्स पाने के लिए थोड़ा सा लिख देना अच्छे से। देखो ये हमारा संस्कृत खंड है और भारतीय संस्कृति चैप्टर का नाम है, पाठ से लिया गया है, ठीक है। प्रसंग समझो, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों के मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। जो भारतीय लोग हैं उनकी जो मूल भावना है ना, मूल भावना, उस पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अनुवाद समझ लो बच्चों, इसका जो व्याख्या है वो देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब होता है सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, और सर्वे सन्तु निरामयाः का मतलब होता है सबका कल्याण हो, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना हो, दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। कितना छोटा सा है और आपको 5 मार्क्स देकर चला जाएगा। इसका मतलब आपका हिंदी तो काफ़ी आसान है, हिंदी का टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है तो मैंने आपको बताया है कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए सरवन लेक्चरर, और वहाँ से आप टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, टॉपर बैच उसी में है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको मैं ज्वाइन कर दूंगा 9918863196। पूरी सब्जेक्ट की तैयारी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, वीडियो, ठीक है, सब कुछ। इसकी फीस है 799, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन करो। टॉपर बैच आप लोगों के टॉपर बनाने का एकमात्र सपना है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन जरूर कर लेना। सारे सब्जेक्ट की तैयारी, सारे नोट्स, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, सब कुछ। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि भाई 10 मार्क्स का आता है 5 + 5 10 मार्क्स, तो इसको मैं बार बार बताना चाहता हूं कि आप लोग बार बार आपके मन पर प्रभाव पड़े और आप सबसे पहले इसको क्लियर कर लो 10 मार्क्स, ठीक है। महत्वपूर्ण जीवन परिचय, देखो गद्य और पद्य इन दोनों से मिलकर आपका जीवन परिचय बनेगा। तो गद्य में 2 ही जीवन परिचय मैंने लिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर और आप तैयार कर लेते हो तो आपके लिए गोल्डन चांस होता है, लेकिन नहीं तैयार कर पाते हो तो ये 2 तो तैयार ही करना पड़ेगा। फिर आपका पद्य आता है, पद्य में 3 जीवन परिचय हैं, एक सूरदास जी, एक तुलसीदास जी, एक महादेवी वर्मा। सूरदास जी का तैयार करना पड़ेगा, तुलसीदास जी का तैयार करना पड़ेगा, महादेवी वर्मा का, मतलब 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना और आपका 5 जीवन परिचय 10 मार्क्स फिक्स कर देगा। और अगर एक और तैयार कर लोगे तो आपके लिए और बेटर होगा। तो मतलब 6 जीवन परिचय तैयार कर लेना। 5 तो मैंने बता रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 तैयार कर लेना। 3 तो आपका क्या होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जो भी इसी 5 में से आएगा। ये तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप 5 ही तैयार कर लो और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 5 ये तैयार कर लो जो मैंने आपको बताया है, 2024 बोर्ड एग्जाम में धुआं कर दोगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं उनको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय आज हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले बता दिया सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, और अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, आप हेडिंग डालना कि आपका प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है ऊपर, और फिर आप प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद जो भी जीवन परिचय लिख रहे हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल डाल देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप जो भी जीवन परिचय लिख रहे हो, मान लो ये हमारा सेकंड नंबर पे है तो सेकंड डाल देना, ठीक है। अब देखो आपको लिखना कैसे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है सन 1884 कब हुआ था बच्चों? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। संभवतः एक परिवार में, सांभ्रांत एक परिवार में हुआ था, ठीक है। मतलब मेन चीज ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में एक संभ्राष्ट परिवार में हुआ था।
इनके पिता का नाम बच्चों चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था बच्चों? चंद्रवली शुक्ल। ठीक है, इनके पिता, देखो जो चीज मैंने ब्लैक से लिखा है वो ध्यान रखना, वो मेन पॉइंट है जीवन परिचय का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है, सन को ब्लैक से लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो है जीवन परिचय का सबसे मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये इनके पिता का नाम मैंने ब्लैक से लिखा है क्योंकि ये जीवन परिचय का एक मेन पॉइंट है। तो उस चीज को आप ब्लैक से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देगा। तो चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। कौन थे? मिर्जापुर में कानून थे, कानूनगो थे। एंड इनकी माता जो है अत्यंत धार्मिक और विदुषी महिला थी। जो इनकी माता है वो अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी, मतलब बहुत ज़्यादा धर्म को मानती थी और बहुत ज़्यादा विद्वान भी थी। ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में हुआ था। इनके पिता का नाम भैया चंद्रवली शुक्ल था और इनकी माता जो थी वो अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई। ठीक है, ये अपने पिताजी के साथ रहते थे और राठ तहसील नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो 10वीं की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? मिशन स्कूल से। ठीक है, मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब मेन पॉइंट ये है कि गणित में ये भैया कमज़ोर थे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गणित में कमज़ोर होते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी गणित में कमज़ोर थे, तो गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। अब इनकी जो मैथ थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। अब मैथ वीक होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है कि भैया इनका जो गणित का सब्जेक्ट था वो कमज़ोर था, इसलिए ये आगे नहीं पढ़ सके। फिर भी इन्होंने एफए जो है, एफए का मतलब होता है इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। ठीक है, फिर भी इन्होंने जो एफए है इंटरमीडिएट की शिक्षा कहाँ से ली थी? इलाहाबाद से लिया था। इलाहाबाद तो आपको पता ही होगा, इलाहाबाद प्रयागराज। किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। लेकिन परीक्षा से पहले, मतलब परीक्षा नहीं दिए, परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। किस कारणवश छूटा ये तो मुझे नहीं पता, बट इनका परीक्षा जो है वो छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। इसके पश्चात इन्होंने जो मिर्ज़ापुर का न्यायालय था, एक मिर्ज़ापुर में न्यायालय था बच्चा, न्यायालय में नौकरी करना प्रारंभ किया। अब देखो, जैसे थोड़ा तो पढ़े ही थे, इनके पास नॉलेज तो था ही भाई, बहुत ज़्यादा विद्वान थे। तो इन्होंने जो है मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करना प्रारंभ किया। अब नौकरी तो करना ही पड़ेगा भाई, घर को चलाना है, पैसे तो कहीं ना कहीं से हमें लाना ही पड़ेगा घर को चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। तो इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ किया। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल था, मतलब यह नौकरी इनको पसंद नहीं था, इनके स्वभाव के अनुकूल था। इनको कुछ अलग चीज़ें करनी थी, बट इनका जो नौकरी था वो इनके अनुकूल था, इनके मतलब जैसा चाहते थे वैसा नहीं था। ठीक है, उनके स्वभाव के अनुकूल था। अतः यह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब ये क्या हुआ कि जो मिर्ज़ापुर का मिशन स्कूल था उसी में ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। किस सब्जेक्ट के बच्चा? चित्रकला। चित्रकला के अध्यापक हो गए, आर्ट। ठीक है, चित्रकला के अध्यापक हो गए और अध्यापन का कार्य करते हुए अनेक कहानी, बहुत सारी कहानी, निबंध, नाटक आदि की रचना की। ठीक है, मतलब ये अध्यापक तो थे ही, अध्यापन कार्य के साथ साथ, मतलब एक तीर से दो निशाना। तो अध्यापन कार्य के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी कहानी, निबंध, नाटक सब की रचना की और ये काफ़ी अच्छे अच्छे रचना थे इन्होंने। और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी सभा, जो काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। कितने? 19 साल तक, बहुत बड़ी बात है। 19 साल तक बच्चों काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन 19 साल तक किया। और श्याम सुंदर जी के अवकाश, मतलब श्याम सुंदर दास जी थे, उनके अवकाश का मतलब है छुट्टी ग्रहण करने के बाद क्या हुआ वो देखो। छुट्टी प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। मतलब जब इसमें जो स्कूल में थे, कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है, अब श्याम सुंदर दास जी के छुट्टी ग्रहण करने के बाद तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मतलब स्थान आ गया। तो मतलब इनके छुट्टी ग्रहण करने के बाद जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो अध्यक्ष हो गए। और स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। इनका जन्म हुआ था बच्चों 1889 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में। और फिर इनकी जो मृत्यु हुई वो सन 1941 में हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहे बट अच्छी लाइफ थी, स्वर्गवास हो गया।
अब देखो बच्चों, अगला जो हमारा है रचनाएं। रचनाएं तो आपको लिखना ही पड़ेगा बच्चों, जीवन परिचय के साथ आपको रचनाएं लिखना ही लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये ध्यान रखना, आपको रचनाएं लिखना ही लिखना है। तो निबंध आपका है बच्चों, इसमें जो है इनकी रचनाएं चिंतामणि है, वीर विचार विधि है, ठीक है, विचार विधि जो है इनकी निबंध है। और आलोचना जो है इनका वो है रस मीमांसा और त्रिवेणी। रस मीमांसा और त्रिवेणी जो है वो इनकी आलोचना है। तो दो चीज़ें देखो, इनकी 3 से 4 रचनाएं बता दी आपको, 1 से 2 ही रचनाएं लिखना है, बट अगर जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ठीक है। इतना आपको कम से कम इतना लिखना ही पड़ेगा। और दूसरे तरीके से आप लोग एक लिख सकते हो, जो कि एक होता है संक्षिप्त जीवन परिचय। वी नो डेट आपको पता होगा बच्चों, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। संक्षिप्त जीवन परिचय मतलब ये भी तरीका सही है, 4 से 5 पॉइंट लो और परिचय। देखो पहला एक जैसे नाम इनका क्या है ये लिखो, ठीक है, नाम जो भी है जिसका लिख रहे हो, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख देना। जन्म स्थान, पहले जन्म कब हुआ, फिर तीसरा पॉइंट जन्म स्थान, ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जन्म स्थान क्या है, और फिर पिता का नाम, ठीक है, सारा डिटेल में लिख दो, जैसे 7 से 8 पॉइंट। माता का नाम, ठीक है। एंड 6वां आप लिख सकते हो शिक्षा इनकी क्या थी। 7वां लिख सकते हो बच्चों पुरस्कार कुछ मिला या नहीं। 8वां आप लिख सकते हो भैया मृत्यु, या फिर आप लिख सकते हो जो भी पत्रिका का संपादन किए। तो मतलब 7 से 8 पॉइंट पर अगर आप डिस्कस कर लेते हो तो ये आपका जीवन परिचय सही रहेगा, आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। लास्ट में आप रचनाएं हेडिंग डाल के भैया रचनाएं इनकी जो भी हैं वो बता दो। किसी भी का जीवन परिचय लिखना है, इतने पॉइंट आप डाल कर लिख सकते हो। ये पॉइंट है, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हो, जयशंकर प्रसाद जी, सूरदास, तुलसीदास, किसी का भी लिख रहे हो, ये अगर पॉइंट याद कर लो बस इतने में ही सब कुछ है। अब वो याद होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मस्थान, जन्म, बस ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि आपको पता चल गया कैसे लिखना है। देखो ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे भाई, ये आपका बढ़िया से अच्छे से लिख देना। अगर आप चाहते हो तो बगल में ऐसे आप कॉलम बना के संक्षिप्त जीवन परिचय भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर ऐसे डिटेल में लिख देना। अब हम लोग देखते हैं अगला जीवन परिचय। देखो अब हम लोग देखेंगे एक कवि का जीवन परिचय जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कवि में भी मैंने आपको बताया है 2 से 3 जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग पहला देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, ठीक है। सूरदास जी का जीवन परिचय हम लोग समझते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट, जो कवि होते हैं, कवि वो थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं। इनका बिल्कुल निश्चित नहीं होता है कि क्या हुआ, लाइफ कैसे था, एक अंधविश्वास होता है, ठीक है। मैंने देखा है कवियों के जीवन परिचय में। अब आप हेडिंग डालना बच्चा सूरदास जी का जीवन परिचय, और जीवन परिचय हम लोग देखेंगे पहले। देखो भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1778 ईस्वी में पंडित सूरदास जी के यहाँ हुआ था, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आता है। अब हम लोग कवि का जीवन परिचय देखते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कवि का जीवन परिचय बच्चों जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बताया है 3 कवियों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, तो उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। देखो जो कवि होते हैं उनके थोड़े से दूसरे टाइप के जीवन परिचय होते हैं, ठीक है। मतलब उनका बिल्कुल निश्चित नहीं होता है कि मतलब एक अंधविश्वास टाइप का होता है, ठीक है। तो कवि का जीवन परिचय जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है जो हमारे लेखक के जीवन परिचय की तुलना में। तो कवि का जीवन परिचय समझेंगे तो आज का हमारा जो है सेशन वो है जीवन परिचय सूरदास जी का, ठीक है। सूरदास जी जो कवि सूरदास जी हैं, महान कवि सूरदास जी का जीवन परिचय समझेंगे। और इनके पद आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, जो क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब हम लोग जीवन परिचय शुरू करते हैं। भक्तिकालीन महासूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1778 ईस्वी में पंडित रामदास, ध्यान रखना रामदास है, रामदास जी के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के यहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब देखो पंडित जो हमारे रामदास कर देना, सॉरी
क्योंकि इनके पिताजी हैं रामदास। ठीक है, रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे, मतलब शाश्वत मतलब होता है कि बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। ठीक है, जो ये रामदास जी थे जिनके यहाँ इनका जन्म हुआ था, वो रामदास जी एक अच्छे ब्राह्मण थे। ठीक है, शाश्वत ब्राह्मण थे, ध्यान रखना थोड़ा सा पॉइंट। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म मानते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो सीही नामक स्थान में सूरदास जी का जन्म मानते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो सीही नामक स्थान पे भैया सूरदास के जी का जन्म मानते हैं। अब सीही नामक स्थान मानते हैं और बहुत सारे लोग रुनकता नामक ग्राम में मानते हैं। तो यही तो मैं कहता हूँ कि इसमें अंधविश्वास होता है, कवि का जीवन परिचय थोड़ा अलग होता है। ठीक है, कहाँ मानते हैं बच्चों? सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म मानते हैं। सूरदास जी अंधे थे, सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इस पर भैया अभी भी कन्फ्यूजन है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इस संबंध में जो विद्वान है, विद्वानों में मतभेद है। अभी भी इस संबंध में जो विद्वान है ना, विद्वान, उसमें मतभेद है। क्या सूरदास जी जन्म से अंधे थे? विद्वानों को कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं के जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है। बाल यानी कि श्री कृष्ण जी की, ठीक है, इतना अच्छा वर्णन, इतनी खूबसूरत शब्दों में, ठीक है, तो बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है। आपको पता है सूरदास जी ने किया है, तो वैसा वर्णन कोई जन्मांध मतलब अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इतना अच्छा वर्णन बच्चों कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तो इतना अच्छा वर्णन बच्चों कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे जो सूरदास जी हैं वो बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक है, बाद में अंधे हुए होंगे, तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा वर्णन कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता बिना देखे। अगर उसे कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रहा है तो भैया वो कैसे इतना अच्छा वर्णन कर सकता है? आप वैसे ही इमेजिन कर सकते हो, हाउ डू यू डू। ठीक है, कैसे ये किया जा सकता है? तो सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा गौघाट आए। मतलब जो सूरदास जी हैं वो वल्लभाचार्य, जो वल्लभाचार्य जी ही काफ़ी बड़े संत थे, जी के दर्शन के लिए मथुरा गौघाट आए। मथुरा गौघाट, मथुरा का नाम सुना होगा। और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। अब भैया उनको एक अपने द्वारा, जो स्वरचित का मतलब होता है स्वयं के द्वारा रचना करना, मतलब स्वयं के द्वारा रचित, खुद के द्वारा बनाया हुआ एक पद गाकर सुनाए। अब वल्लभाचार्य जी ने तभी से उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अब इतना सुंदर पद सुनाए कि वल्लभाचार्य जी भी सोचे यार क्या मस्त कवि हैं। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी भी सोचे कि इनको अपना शिष्य बनाना जरूरी है। तभी से भैया जो सूरदास जी हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। अब वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंपा। अब काम वही है भैया। ठीक है, तो क्या हुआ कि श्रीनाथ मंदिर एक था, उसका जो कीर्तन भार है वो सूरदास जी को सौंप दिया। कौन? वल्लभाचार्य जी ने, क्योंकि ये बहुत बड़े पंडित थे। तो तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। इनकी शादी वादी हो गई थी, बट ये जब वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए तो पद गए, फिर इनका शिष्य बन गए, और तभी से श्रीनाथ मंदिर का भैया कीर्तन भार सौंपने लगे। तभी से वो जो मंदिर है इनका निवास स्थान बन गया। मोह माया से परे हो गए, मोह माया को त्याग दिया, और तभी से ये इनका निवास स्थान बन गया। और सूरदास जी विवाहित थे, ऐसा नहीं है कि भाई विवाह नहीं हुआ था इसलिए मंदिर में चले गए, विवाहित थे। ठीक है, अब विवाहित होने के बाद भी ये मंदिर को अपना निवास स्थान बना लिया। इससे पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे। अब ये सब करने से पहले, मंदिर से पहले, वो भैया अपने परिवार के साथ रहते थे। ऐसा नहीं है कि उनका परिवार नहीं था, वो अपने परिवार के साथ रहते थे। पहले वो दीनता के पद गाते थे। कैसा पद गाते थे? दीनता के पद गाते थे। बाद में वो कृष्ण लीला का गान करने लगे। अब जैसे ही भैया वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए, तो वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले वो भैया दीनता का मतलब होता है गरीब का, गरीबता, ठीक है, मतलब दीनता, दुखी का पद गाते थे। बट उनके संपर्क में आने के बाद कृष्ण लीला का पद गाने लगे। ठीक है, और इनकी मृत्यु भैया 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास पारसोली नामक स्थान पर हुआ था। 1583 में जन्म हुआ था, 1478 में काफ़ी दिन तक जिंदा थे, बहुत अच्छा लाइफ इनका था। तो इनका जो मृत्यु है याद रखना 1583 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारा जो सूरदास जी का पूरा जीवन परिचय। अब इनकी रचनाएं बच्चों आप लोग लिख लो। कुछ रचनाएं भैया हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। रचनाएं तो लिखना ही पड़ेगा। पहला समझो, पहला जो इनकी रचना है वो कौन सी है? सूरसागर। देखो सूरदास जी जो रचना करते थे वो अपना नाम या सूर जरूर लिखते थे। जैसे सूरसागर, ठीक है, सूर
सारावली, ये भी इन्हीं की रचना है। जब आप सूरदास जी के पद पढ़ोगे तो उसमें सूरदास जी जरूर लिखा रहेगा। तीसरा है साहित्य लहरी, भी इनकी रचना है, साहित्य लहरी। ठीक है, बस ये इनकी 3 रचनाएं याद रखना बहुत है। तो ये आपके हो गए भैया सूरदास जी का जीवन परिचय। अब देखो, मैंने आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय बताया है, 2 तो मैंने आपको समझा दिया भैया, अब 2 आप लोग पढ़ लेना। ऑलरेडी मैंने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ा रखा है, ठीक है। अब आपका कंप्लीट हो गया, ऐसे ही आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये पढ़ा कि हमने पढ़ाया आपको एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, एक सूरदास जी का। अब 1-2 अपना खुद SW ले लेना, SW में आप लोग पढ़ लेना भैया, जैसे आप मैंने पढ़ा रखा है कौन कौन सा, जयशंकर प्रसाद का पढ़ा रखा है, तो आप लोग तुलसीदास जी का SW कर लो, आज कंप्लीट कर लो SW तुलसीदास जी, ठीक है, ताकि SW में आप तुलसीदास जी का आज पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जीवन परिचय। अब जीवन परिचय से कोई दिक्कत नहीं है, अब आएगा जीवन परिचय तो आप लिख कर आओगे, छोड़ कर नहीं आओगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैंने आपको बता दिए, इसी में से ही आएगा, डोंट वरी, इसी में से ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा हो गया जीवन परिचय, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10 हिंदी में एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है बच्चों पत्र लेखन। एक नया टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में पत्र कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, और एक वेरी इंपॉर्टेंट पत्र भी बताऊंगा, ठीक है, और भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है। तो ध्यान से समझना, पत्र लेखन आप पूरा नंबर लेकर आना है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। क्लास 10 हिंदी में जब आप भैया मॉडल पेपर देखोगे तो आप लोगों को पत्र लेखन का टॉपिक मिलेगा, मैंने देखा है, चलो मैं आपको दिखाता हूं, शायद ये देखो, ये पत्र लेखन है। अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू या मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए, 4 नंबर का, अथवा आप इसको कर सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पत्र लेखन आपका जुड़ गया है 25 नंबर पर, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो अब हम लोग समझते हैं पत्र आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पत्र के साथ शुरुआत करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखा हुआ शुल्क मुक्ति या शुल्क माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पत्र है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जैसे ये पत्र भी आप लोग पढ़ लेना, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक एक करके, लेकिन बता देते हैं। जैसे अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू या मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी देते हुए दैनिक पत्र के संपादक देते हुए लिखिए, या स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान न दिए जाने पर दैनिक पत्र में एक पत्र लिखो, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अभी, ताकि आप लोग तैयार रखो। एक आप लोग ये पढ़ लेना, देखो पत्र जैसे लेटर लिखा जाता है इंग्लिश में। आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे की शिक्षा के बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण से संबंधित परेशानियों की चर्चा करते हुए उससे बचने के तरीके पर एक पत्र लिखिए, ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लेना। शुल्क माफी पर तो अभी मैं आपको बताऊंगा, शुल्क मुक्ति है तो विद्यालय पर पत्र अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो चलो मैं आपको एक पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूँ, फिर मैं आपको और भी पत्र सारा बताता रहूँगा। तो सबसे पहले आप डालना सेवा में, जैसे हम लोग एप्लीकेशन में डालते हैं टूडा प्रिंसिपल DDB इंटर कॉलेज, ठीक है, तो ऐसे आप सेवा में डालना, फिर यहाँ कॉमा लगाना, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य के बाद भी कॉमा लगाना, ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपको बताता हूँ, जैसे HD इंटर कॉलेज स्कूल, यहाँ भी आप लोग कॉमा लगा देना, ठीक है। वजीरगंज गोंडा, कॉमा याद रखना, ये सब कॉमा आप लगा देना, ये मैं आपको साथ में लिखने के लिए ऐसा करा है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा डिटेल। फिर विषय आप डाल देना, विषय जो हमारा है भैया, विषय कौन सा है, विषय आप हेडिंग डालना। फिर शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, शुल्क मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखना मान्यवर महोदय, देखो ये लाइन देखना, लाइन के लिए होना चाहिए, लाइन से होना चाहिए, ये यहाँ ये बीच में हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लाइन से होना चाहिए। मान्यवर महोदय, शबनीय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, मैं आपकी स्कूल का, आपके विद्यालय का कक्षा 10 यानी क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, और मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब मेरे पिताजी का एक छोटा सा व्यवसाय है भैया, अब छोटा सा व्यवसाय है इसलिए पढ़ाई में थोड़ी सी कठिनाई होती है, और वे परिवार को भी चलाना है और सभी को पढ़ाना भी है, तो थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण
काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भाई इतनी महंगाई है कि स्कूल की फ़ीस देना और किराया देना, अपने घर का पालन पोषण करना, ठीक है, सारी चीज़ों को एडजस्ट करना, कपड़े लाना, ये वो सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का भी अभाव रहता है, घर में आवश्यक वस्तुएं भी लाना पड़ता है खाने के लिए, तो उसका भी अभाव रहता है। और मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब मेरे 4 भाई बहन हैं जो भैया विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का भी मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा रहता है। उनकी जो पढ़ाई है, लिखाई है आदि का मानसिक जो बोझ है वो पिताजी के सिर पर रहता है, ये तो आपको पता ही है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर आपको थोड़ा सा और लिखना है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। आपसे यही निवेदन है कि आप हमें जो विद्यालय है, विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्त प्रदान करें, जिससे मैं अध्यात्म रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं और मेरे अभिभावक आपसे अत्यंत आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सतीश शर्मा। दिनांक आप डाल देना कक्षा 10 बस, ठीक है। ये हो गया भैया पूरा आपका लेटर राइटिंग या फिर हमारा पत्र लेखन क्लास 10 हिंदी का पत्र लेखन। आपको ऐसा ही लिखना है, देख लो भैया, पत्र लेखन में कुछ भी नहीं है। आप शुरू करो पत्र लेखन, फिर पत्र जो भी आए उसको लिखना, फिर ऐसे ही लिख देना। देख लो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है, चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझाया है। यहाँ आपका बस लास्ट में आप थोड़ा सा ऊपर वाला नीचे वाला ध्यान रखना, बीच में आप कुछ भी भरते चले जाओ, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा है पत्र लेखन और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। निबंध मैंने बता रखा है बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार फोकस करना इन चीज़ों पर। पहला, क्योंकि 9 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, 9 मार्क्स का निबंध आता है। पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। जो हमारा प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर आपको निबंध लिखना है। दूसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर निबंध लिखना है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा जो बेरोजगारी की समस्या, जो बेरोजगारी की समस्या उस पर निबंध लिखना है। चौथा हमारा है कोरोना वायरस। पांचवा है भ्रष्टाचार एक समस्या। तो ये 5 निबंध आपको क्लियर कर लेना है अगर बोर्ड एग्जाम में 95 लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। जो हमारे हिंदी है उनके मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश को मैंने बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपोर्टेंट है। पद्यांश को बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपोर्टेंट है। और संस्कृत का गद्यांश मैंने बताया जो 100% आएगा। और संस्कृत का मैंने पद्यांश भी बताया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ये क्लास 10 हिंदी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, ठीक है। रिसर्च किया गया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाया जाए। तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।